नमस्कार। एक नए दिन का आगाज है और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर नया सवेरा, ताकि आपको रूबरू करा सकें उन अहम खबरों के साथ जो आज दिन भर होने वाली हैं, ये जो अहम हैं हर क्षेत्र की ऐसी खबरें। मैं हूं तेजिंदर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया तेजिंदर। तो आज सुविचार की शुरुआत करते हैं उस महान शख्स जिनकी आज 89वीं जयंती है। आज एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती है और साफ तौर पर तेजिंदर वो कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखें, बल्कि सपने वो होते हैं जिसकी वजह से आपको नींद ही ना आए। यानी कि पूरा करने के लिए जो महान सपने महान लोग देखते हैं वो जरूर पूरे होते हैं। तो आप सपने देखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि उसी से आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। और जब हम खबरों की बात करते हैं तो आज जो सबसे अहम खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी वो है जोजिला जो सुरंग परियोजना है। 30 साल का सपना पूरा होने जा रहा है। करगिल, द्रास और लद्दाख के क्षेत्रों का जो क्षेत्र के लोग थे उनका जो सपना था, कैसे संपर्क सुविधा सुधरेगी, कैसे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इन सब पर रहेगी हमारी खास नजर। और अहम खबरें अन्य भी हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। आज देश के बहुत से हिस्सों में स्कूल खुल रहे हैं, तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, स्कूलों द्वारा क्या कुछ कहना है स्कूल जाने वाले बच्चों का, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और सिनेमा घर भी आज से खुल रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वो भी जानेंगे। कोरोना को लेकर देश में क्या हाल है, दुनिया में क्या हाल है, उसकी खबरें भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 11,578 फीट की ऊंचाई पर एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग परियोजना की फर्स्ट ब्लास्ट सेरेमनी का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे उद्घाटन। सुरंग बनने से लद्दाख साल भर जम्मू कश्मीर और पूरे देश से रहेगा जुड़ा। क्षेत्र की सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ के विशेष पैकेज पर लगाई मुहर। ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का बढ़ेगा दायरा। 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का जीवन होगा आसान। पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से 20 से ज्यादा लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर ली और हालात की ली जानकारी। केंद्र की ओर से पूरी मदद का दिया है भरोसा। बिहार में चुनावी प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रोहतास और औरंगाबाद में करेंगे चुनावी सभाएं। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की आज जमुई और लखीसराय में चुनावी रैलियां। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा पर्चा। बीजेपी ने तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जारी की 35 उम्मीदवारों की सूची। देश के कई राज्यों में कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में आज से खुलेंगे स्कूल। 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेजों को खोलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए थे दिशा निर्देश। 50% दर्शकों की क्षमता के साथ आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में भारत के लिए मिला जुला दिन। श्रीकांत पहुंचे दूसरे दौर में, वहीं अजय जयराम हुए बाहर। तो आइए अब नया सवेरा में देख लेते हैं आज की प्रमुख अहम खबरें क्या कुछ हैं जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जोजिला सुरंग परियोजना को लेकर। कहते हैं कि मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, संपर्क के जरिए विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जोजिला टनल परियोजना की फर्स्ट ब्लास्ट सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। सुरंग के बनने से लद्दाख साल भर जम्मू कश्मीर और पूरे देश से जुड़ा रहेगा, यानी साल भर में वो जुड़ पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में 19 मई को जोजिला टनल पर कार्य आरंभ करने के लिए फलक का अनावरण किया था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जोजिला जितना अनोखा नाम है उतनी ही अनोखी इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। ये कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास कस्बे के बीच
11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल में 6 से 7 महीने ये इलाका शेष भारत से कट जाता है और सारी जरूरी सेवाएं ठप हो जाती हैं। पूरा रोड बंद रहता है, उसके कारण हमें हर सामान जैसे कि डंप करना पड़ता है 6 महीने के लिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ। जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनियों को प्राथमिकता दी गई। 2016 में जोजिला सुरंग को सरकारी खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास हुआ। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर 10,643 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। नए सिरे से सुरंग और अप्रोच रोड बनाने से कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 18.63 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनने से जेड मोड़ सुरंग भी इस मार्ग से जुड़ जाएगी। अप्रोच रोड में 2 टनल और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर हैं। The people in the Ladakh and Leh region for 6 months there is no access, and that is the reason that even essential commodities we cannot give them, and that is the reason that they are facing huge problem. Now because of this all season tunnel, now for the complete year all season road will be there, and that will be a great achievement for the people of Ladakh and Leh. At the same time our defense forces. जोजिला सुरंग एशिया की लंबी सुरंगों में से एक होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में लगभग 6,808.63 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहाइड वाहन का पता लगाने की सुविधा भी होगी। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म पुश बटन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। पैदल यात्री क्रॉस मार्ग, इमरजेंसी फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मोटरेबल क्रॉस मार्ग एवं ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जाम लगता है, एक दिन लगता है हमको जोजिला पर। टनल बनेगा उस टाइम बहुत ही फायदा होगा, 12 महीना गाड़ी चलते रहेगा। लेह और कारगिल की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सफल बनाने में मददगार साबित होगा। जोजिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन साबित होगी, जो भारतीय सेना और वहां के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। तो बेहद अहम ये परियोजना होने वाली है, बेहद अहम ये सुरंग होने वाली है। और क्या कुछ खास है इस बारे में बात करने के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, जोजिला सुरंग इसको लेकर आज फर्स्ट ब्लास्ट सेरेमनी है, तो कितना अहम रहेगा सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए जब ये सुरंग बनकर तैयार होगी, किस तरह से पूरे क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा इससे? देखिए, जैसे आपने रिपोर्ट में देखा कि इसके कई फ़ायदे हैं। इसके आप स्ट्रेटेजिक फ़ायदे देखें तो आर्म्ड फोर्सेस की मूवमेंट, ये एक रोड कनेक्टिविटी जो है श्रीनगर ले हाईवे जिसको कहते हैं, जो कारगिल, जोजिला, द्रास के थ्रू होके जाता है, करीब 420 किलोमीटर का हाईवे है। ये ओनली रोड कनेक्टिविटी हाईवे है। हालांकि अब मनाली वाला हाईवे चालू हो गया है, तो ये पर ये ऑल वेदर हाईवे नहीं था। करीब 6 महीने ये हाईवे कट रहता था। नवंबर के बाद जब बर्फबारी शुरू हो जाती थी, इतनी ज़्यादा बर्फ यहाँ गिरती है कि BRO को, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को, करीब 2 महीने लग जाते हैं बर्फ को क्लियर करने में। नवंबर में पिछले साल, मेरे ख्याल से 18 नवंबर पिछले साल बर्फ गिरनी शुरू हुई, सड़क बंद हुई। फरवरी 22 इस साल को BRO ने बर्फ क्लियर करनी शुरू की। 2 महीने लग गए बर्फ क्लियर करने में। आप समझ रहे हैं कि ये इसकी वजह से जो मुश्किलात पेश आती है लोगों को,
प्राइसेस अनियंस की, टमाटरों की ले कट ऑफ हो जाता है रोड कनेक्टिविटी से। जो यहाँ पर आपको 40 रुपए किलो प्याज मिलता है कश्मीर में, जहाँ मैं खड़ा हूँ बालताल में, वही इस हाईवे के कटने से आपको कारगिल में 100 रुपए किलो मिलता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, लद्दाख कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है। आर्म्ड फोर्सेस की जो रोड मूवमेंट्स हैं, रोड कनेक्टिविटी है, वो कट जाती है। सिर्फ एक एयर कॉरिडोर बचता है फौजों के पास। तो हर लिहाज से लोगों की कनेक्टिविटी, टूरिज्म, विंटर टूरिज्म, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये टनल जब बन जाएगी करीब 72 महीनों में, तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी जिसके ये फायदे होंगे। और साथ ही जिस तरह से हम भौगोलिक अगर एकता की बात करें अमृतपाल, तो साफ तौर पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर की उस एकता का भी ये अपने आप में बहुत बेहतरीन उदाहरण सुरंग होने वाली है। और साफ तौर पर बेहतरीन इंजीनियरिंग नमूना देखेंगे हम, किस तरह से इंजीनियर इसको बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मौसम वहाँ पर बहुत ज़्यादा उतना खुला हुआ नहीं होता, -45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ऐसे में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना होगा। वो एब्सोल्युटली इंजीनियरिंग मार्वल है ये। मैं अगर अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको एक बार दिखा दें, ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है ना, ये पीर पंजाल रेंजेस हैं। इस पे ब्लास्ट होना है, जहां वो आपको 2 गाड़ियां दिख रही हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस पहाड़ को इन्होंने काटना है अबाउट 14 किलोमीटर काट के। मैं कश्मीर वाली साइड पे खड़ा हूं, जोजिला टनल की। इन्होंने 14.15 किलोमीटर का अंदर से टनल बनानी है, जो खुलेगी जाके आपकी लद्दाख की साइड पे। वहां पे भी ब्लास्ट होना है आज। तो दोनों तरफ से इन्होंने करने हैं। आप जरा इनको जरा वो दिखाएं कि किस तरह का ये यहां पर टेरेन है। वो नेशनल हाईवे जहां पर ट्रक चल रहे हैं, वो नेशनल हाईवे है अभी। अब ये जैसे मैंने बताया, ये कट ऑफ हो जाता है। अब इस टनल को, इस पहाड़ को काट के आपने उसके हृदय में से टनल निकालनी है। और जिस तरह की टनल का ये तस्वर कर रहे हैं कि बाई डायरेक्शनल होगी, उसमें सभी वो स्मार्ट टनल होगी, उसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी, अप्रोच रोड्स होंगी 25 किलोमीटर की। आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर की आप स्पीड्स मेंटेन कर पाएंगे। और ये जो ट्रैवल डिस्टेंस अभी है, जब सड़क खुली होती है, आपको 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं इस रोड को ट्रैवर्स करने का। वो आपकी कम हो के केवल 15 मिनट पे आ जाएगी। तो इस तरह की इसकी जो इंजीनियरिंग मार्वल है, ये वो है। आंचल, बिल्कुल सामरिक लिहाज से देखा जाए, अगर हम पर्यटन के लिहाज से देखें, रोजगार के लिहाज से देखें, तो ये सुरंग अपने आप में जहां पर इंजीनियरिंग के नमूने के हिसाब से बहुत बेहतरीन उदाहरण साबित होगी, लेकिन कनेक्टिविटी, संपर्क, उसके लिए भी बहुत अहम रोल अदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बहुत अहम है तेजिंदर कि किस तरह से हमेशा से प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो हाईवे पर दौड़ती है। और कैसे दौड़ेगी? जब आपका जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, वो सुधरेगा। बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया नमूना होगी जब ये बनकर तैयार होगी। जिस तरह से अमृतपाल हमें दिखा रहे थे, वो क्षेत्र कहाँ से पहाड़ के अंदर से काट कर वो सुरंग बनाई जाएगी और वहाँ पर स्मार्ट तरीके से चीज़ों पर नजर रखी जाएगी और बेहतरीन नमूना होगी जब ये बनकर तैयार होगी। यही उम्मीद हम कर रहे हैं। खबरों में आगे रुख करते हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें जहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मिशन का दायरा बढ़ाने के लिए 520 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई, तो वहीं नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए भी स्टार्स प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बन रहे नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर और विनिवेश को भी मंजूरी दी गई। अबुधाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के तेल भंडारण केंद्र में बेहतर कार्य प्रणाली के लिए अहम बदलावों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भागीदारी बढ़ाने के मकसद से इस योजना के आवंटन को गरीबी के अनुपात के साथ न जोड़कर मांग के आधार पर संचालित किया जाए, इसके लिए भी अहम फैसला लिया गया। ग्रामीण जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए 520 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई, जो 5 साल के लिए होगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे और इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को होगा। अब ये तय किया है कि कश्मीर में ग्रामीण 2/3 परिवार
ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख, जम्मू में बसे 2/3 परिवार इस योजना में शामिल होंगे। इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन का फायदा सबको मिले, इसलिए आज 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने सरकार के द्वारा दिए गए इस विशेष पैकेज का स्वागत किया है। जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत 520 करोड़ रुपए का पैकेज जो उन्होंने सैंक्शन किया है, एक सराहनीय कदम है हमारी नज़र से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो आज के हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, उन हालात को देखें अगर आप, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं रूरल एरियाज़ के लोग। केंद्र सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है कि उन्होंने जो है गाँव के बारे में सोचा, और इस महामारी के दौर में भी अगर केंद्र सरकार ने जो है गाँव की तरक्की और रोज़गार के लिए ऐसा कोई पैकेज दिया है तो हम उसका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और केंद्र सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस मुश्किल घड़ी में ये बहुत ज़रूरत थी, और इसका ये भी हो सकता है जो हमारे जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं काफ़ी सफ़र कर रहे थे, अगर इतना पैकेज आ रहा है तो इसको हम वेलकम करते हैं। एक अन्य अहम फैसला नई शिक्षा नीति के संदर्भ में हुआ है। इस नीति को अमल में लाने के लिए स्टार्स कार्यक्रम का निर्णय लिया गया है। स्टार्स यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इस कार्यक्रम की लागत 5,718 करोड़ होगी, जिसके लिए 3,700 करोड़ रुपए की सहायता विश्व बैंक करेगा और 2,000 करोड़ राज्यों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 3 तक भाषा ज्ञान में सुधार होगा। जहां मातृभाषा में पढ़ाएंगे, जहां जिस भी भाषा में पढ़ेंगे, भाषा का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है 3 और 8 के दरमियान। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के दर में सुधार होगा। विकेंद्रित प्रशासन में सुधार होगा, एक सुशासन प्रशासन में आएगा। राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। परीक्षा में सुधार होंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा भारत। स्टार्स योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जिसे 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में शुरू किया जाएगा। इसी तरह की एक अन्य योजना 5 राज्यों गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से भी चलाई जाएगी। इसके अलावा आर्थिक मामलों की समिति ने निर्णय लिया है कि खनन और इस्पात निर्माण कार्यों को अलग रखा जाए। इसके लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट को, जो मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा, उसके डीमर्जर यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से अलग करने और विनिवेश को भी मंजूरी दे दी गई है। ये प्रक्रिया सितंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कैबिनेट ने विदेशी बाजार से सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को 3,874 करोड़ रुपए का आवंटन मंजूर किया है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कैबिनेट में हुए फैसलों को बेहद अहम बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कैबिनेट ने स्टार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संबंधी हमारे प्रयासों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर पर अपने ट्वीट संदेश में पीएम ने कहा, कैबिनेट फैसले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का जीवन आसान होगा। भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में जनजीवन पर जबरदस्त असर पड़ा है। तेलंगाना में तो ऐसी बारिश लंबे समय में नहीं देखी गई थी। तस्वीरें तबाही का मंजर बयान कर रही हैं। हैदराबाद में हालात बहुत मुश्किल हैं। कई जगहों पर इमारतों के ढहने की खबर है। अब तक की जानकारी के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में करीब 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी ने इन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश ने राज्य में कितना बुरा हाल कर दिया है। लगातार बारिश के कारण तमाम इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ के हालात बन गए हैं। सड़कों पर जल भराव से हालत बिगड़ गई है। प्रशासन की तरफ से तमाम इलाकों में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा हाहाकार हैदराबाद में मचा है।
तबाही के इस मंजर का कारण बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव के कारण बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो तेलंगाना में हाल के सालों में इस तरह की बारिश नहीं हुई। हैदराबाद में तड़के लोगों के ऊपर घरों के बोल्डर गिर पड़े, जिससे 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। शहर में कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। पुलिस दलों और एनडीआरएफ के साथ ही जीएचएमसी के आपदा कार्रवाई बल कर्मियों ने उन स्थानों से कई परिवारों को बाहर निकाला जहां पानी भर गया था। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच राज्य सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया है। हैदराबाद के कलेक्टर और सिटी पुलिस कमिश्नर समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट लो। इस वक्त लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। राज्य प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें पूरे जोर शोर से लोगों की मदद करने के लिए जुटी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। साथ ही लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो घर पर ही रहें। इसके साथ ही लोगों की मदद के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में भारी बारिश संबंधी हालात की जानकारी ली। उन्होंने जिला प्रशासन से सतर्क रहने को कहा। नगर निकाय और पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा है। बहुत बारिश आने की वजह से पल्ले चरू और अपर चरू का बीच हो गए। पब्लिक को हम लोग रेस्क्यू करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और इंतजाम किए गए। पब्लिक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज कल भी बहुत बारिश है करके बोल रहे, तो सब लोग आप घर पे रहने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो लोग बेंगलोर, कर्नूल, अनंतपुर और एयरपोर्ट जाने वाला ORR को यूज़ करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये शमशाबाद रोड बहुत डैमेज हुआ है। सो लोगों को ORR यूज़ करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और कोई भी, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर आके क्या हो रहे करके देखने के लिए इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है, वैसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप बाहर मत आइए। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में भारी बारिश से जल जमाव हो गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पार्क में चारों तरफ पानी भर गया है। कई जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है और प्रशासन ने लोगों को जलाशयों के पास नहीं जाने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा जिलों में भी बारिश के कारण कई जगहों पर दीवार गिरने और कुछ लोगों के डूबने की घटनाएं सामने आई हैं। पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और कृष्णा जिले में जोरदार बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि हैदराबाद समेत कुछ स्थानों पर बृहस्पतिवार को भारी एवं बहुत बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गोवा, तटीय कर्नाटक समेत कुछ और राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। The depression which formed over Bay of Bengal crossed Andhra Pradesh coast close to Kakinada during morning hours of 13th October. Thereafter, it continued to move west-northwestwards across Andhra Pradesh, Telangana, and north interior Karnataka. As of now, it is located about 80 kilometers northwest of Gulbarga as a depression. It is showing the weakening trend, and we are expecting that it will gradually move west-northwestwards and weaken into a Gulmarg-Koppal area during next 12 hours. उधर कर्नाटका के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर बारिश ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिन भी सावधान रहने की जरूरत है। हैदराबाद ब्यूरो के साथ डीडी न्यूज। तो वहीं हैदराबाद शहर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तेलंगाना राज्य प्रशासन के अनुरोध पर एनडीआरएफ की 4 टीमें हालात संभालने के लिए शहर में तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ बाढ़ बचाव तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पोचनपल्ली में एक बस में फंसे हुए उन्होंने 20 लोगों को सुरक्षित निकाला। कल एनडीआरएफ की टीमों ने हैदराबाद और रंगारेड्डी में बाढ़ में फंसे 22 लोगों को बचाया और 1165 लोगों को सुरक्षित निकाला। वर्तमान में एनडीआरएफ की 100 टीमें देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति से निपट रही हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की और भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रपति ने हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में बारिश से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस संकट के इस समय में पूरा देश तेलंगाना के लोगों के साथ खड़ा है।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया और ट्विटर पर लिखा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में हो रही भारी बारिश के संबंध में बातचीत की गई है और आश्वासन दिया गया है कि हालात से निपटा जाएगा। राहत बचाव कार्य में केंद्र उन्हें हर संभव मदद देगा। और आइए रुक करते हैं मुंबई का, साथ ही ठाणे और रायगढ़ सहित समूचे उत्तरी कोंकण को बिजली और तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना के चलते रेड अलर्ट वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में काफी स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। पुणे सोलापुर राजमार्ग पर कई स्थानों पर पानी भरने से और उजनी बांध में पानी का स्तर बढ़ने से यातायात बाधित हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बुधवार से महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे समेत दूसरे इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया। मुंबई शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में आंधी और बिजली के साथ बारिश हुई। सांताक्रूज में 10 मिलीमीटर जबकि कोलाबा में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पुणे शहर में कई निचले इलाकों में पानी भरने और बिजली गुल होने की शिकायत दर्ज की गई। सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद में भी भारी बारिश हुई है जिसमें फसलों के नुकसान की खबर है। कई निचले इलाकों में जल भराव से आम जनजीवन व्यस्त हो गया। वहीं पुणे के इंदापुर में एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह रहा था। ये देखकर स्थानीय लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। फिर लोगों ने जेसीबी मशीन की मदद से उस शख्स की जान बचाई। और मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक और महाराष्ट्र में आसपास के क्षेत्रों पर बना विक्षोभ अब पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ गया है और कमजोर होकर दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के ऊपर एक कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में दिख रहा है। अब इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने का अनुमान है और महाराष्ट्र तट पर पूर्वी मध्य अरब सागर में शुक्रवार सुबह दिखने का अनुमान है। अगले 24 घंटों में ये एक दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ जाएगा। और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मुंबई से श्यामा जुड़ गई हैं। श्यामा, अगर तस्वीरों में हमने देखा और खबरों में देखा कि किस तरह से बारिश से बेहाल हुए महाराष्ट्र के बहुत से इलाके, इस वक्त किस तरह की ताज़ा स्थिति है और किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं और क्या अनुमान है? जी, जिस तरीके से अनुमान आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर बात कर लें तो कई सारे जो इलाके हैं या जिले हैं, अगर आप महाराष्ट्र की ओवरऑल मैप को देखेंगे IMD की ओर से, तो लगभग सारे ही जगहों पर कोई ना कोई अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ कोकण का जो इलाका है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसे कल रात को अपडेट किया गया, कल तक इसे ऑरेंज अलर्ट में घोषित किया गया था। उसके अलावा अगर आप देखें कि जो दूसरे साउथ कोकण के इलाके हैं वहां पे कल ही रेड अलर्ट इशू कर दिया गया था। यहाँ पर कई एक्सट्रीमली से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, कल रात में मुंबई का जो स्थिति था, मुंबई की स्थिति थी जो लाइटनिंग हो रही थी, थंडर हो रही थी और उसके बाद में इसे अपडेट कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था मुंबई में कि रात भर बारिश चली थी और इसके कारण कई सर्विसेज जो थी वो ठप हो चुकी थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ। बीच बीच में बारिश होती रही लेकिन ओवरऑल बारिश नहीं था। अब अभी भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से धूप खिली है, मुंबई में फिलहाल वैसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन रेड अलर्ट घोषित किया गया है मुंबई के लिए भी, तो हमें चौकन्ना रहना जरूरी है। आसपास के जो समुद्री किनारे हैं, तटीय इलाके हैं, वहां पर पुलिस ने ऑलरेडी कह दिया है लोगों को कि वहां ना आए और पेट्रोलिंग भी हो रही है। जो इमरजेंसी टुकड़ियां होती है वो ऑलरेडी लगी हुई हैं बचाव कार्य के लिए, BMC की ओर से या मुंबई पुलिस की ओर से। इसके अलावा अगर पुणे, सोलापुर ये सब की बात करें तो ये एरियाज हैं जो काफी ज्यादा बारिश का झेल रहे हैं, जो प्रभाव है वो झेल रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि इंदापुर जो डैम है उसमें से पानी रिलीज किया जा रहा है और उसकी वजह से जो सोलापुर पुणे हाईवे है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका है और एक तरफ की ट्रैफिक है वो रुक गई है। लेकिन जो ताजा स्थिति है वो ये बताई जा रही है कि पानी अब धीरे धीरे रिसीड हो रहा है और अगर बारिश कम रहे या रुक जाए तो ये स्थिति ज्यादा जल्दी बहाल की जा सकती है। बहरहाल जिस तरीके से रेड अलर्ट इशू किया गया है, लग नहीं रहा है कि ये हो पाएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि
क्योंकि ये विड्रॉल मानसून है, रिट्रीट मानसून हो रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये बारिश जो हो वो मानसून सीजन की आखिरी बारिश हो। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। हम जानते हैं कि मुंबई में इनलैंड ड्रेनेज की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो पानी जब जल भराव हो जाता है तो किस तरह से उसको निकाला जाता है, उसके लिए बीएमसी लगातार कोशिश करती है। और अगर हम आज का जिक्र करें तो आज से महाराष्ट्र में मेट्रो भी खुलने वाली है, लाइब्रेरी भी खुलने वाली है अनलॉक 5 के तहत, तो चुनौती दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल, और साथ ही सिनेमाघर भी वहां पर खुलने वाले हैं। और इसी से जुड़ी खबर भी देख लेते हैं। लंबे इंतजार के बाद अनलॉक 5 के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को भी आज से फिर से खोला जा रहा है। सिनेमा हॉल में कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का पालन करते हुए नियमों के अनुसार एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर आ सकेंगे। सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना होगा। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जी, और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर जुड़ गए हैं मुंबई से। शिशिर, हमने मुंबई में देखा कि बारिश की वजह से वहां पर हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और हालांकि आज धूप वहां पर निकली हुई नज़र आ रही थी और ये भी रेड अलर्ट भी वहां पर जारी किया गया है, लेकिन इसी बीच सिनेमाघर खुल रहे हैं। तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं सिनेमा हॉल्स द्वारा, ताकि दर्शकों को कोई परेशानी ना हो और वो सुरक्षित रहें? बिल्कुल देवेंद्र, देखिए जिस प्रकार से गृह मंत्रालय ने हालांकि एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि सिनेमाघर जो है, मल्टीप्लेक्सेस जो है शुरू करने की इजाज़त उन्हें दी है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में इस वक्त अगर स्थिति देखी जाए, तकरीबन 10,000 केस कल ही महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए थे, और खास तौर पर जो एपिसेंटर है मुंबई, यहाँ पर भी जो केसेस है वो लगातार मिलते जा रहे हैं। हालांकि इसमें ज़रूर अगर देखा जाए तो उसमें कमी ज़रूर हुई है, लेकिन हालांकि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए इस वक्त राज्य सरकार आहिस्ते आहिस्ते कदम उठा रही है। और इसी कड़ी में हालांकि भले ही केंद्र सरकार ने कहा है कि सिनेमा हॉल्स या फिर मल्टीप्लेक्सेस ओपन करने की इजाज़त दी है, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक इस बारे में किसी प्रकार की जानकारी सरकार ने नहीं दी है। हालांकि इस बारे में जो है जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन है या फिर हम बात करें सिनेमाघर के जो एसोसिएशन से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब तक इसके बारे में राज्य सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी है। इसीलिए महाराष्ट्र में हालांकि थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स शुरू नहीं होंगे। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें कि मेट्रो की सेवा जो है मुंबई में शुरू होने जा रही है, जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे केसेस जो है कम होते जा रहे हैं, और इसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है कि मेट्रो सेवा जो है वो फिर से बहाल की जाएगी। हालांकि मेट्रो कॉर्पोरेशन जो मुंबई मेट्रो, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि सोमवार से राज्य में जो मुंबई में अगर देखा जाए तो मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, और जो एसओपीज तय किए गए उन्हीं एसओपीज के जरिए सिक्योरिटी के जरिए जो है ये सेवा शुरू की जा सकती है। हालांकि आज और कल का अगर देखा जाए दिन, 1-2 दिन जो है सेवा शुरू नहीं होगी, लेकिन सोमवार से ये सेवा जरूर शुरू होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे हम कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस की, हालांकि कुछ कुछ राज्यों में स्कूल कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि दिवाली के बाद वो इस बारे में फैसला लेंगे, क्योंकि इस वक्त नंबर ज्यादा है और ऐसे में इस वक्त स्कूल और शुरू करना मुनासिब नहीं होगा, और इसीलिए ये जो फैसला है वो डिले कर दिया गया है। वही दूसरी बात, एक राहत वाली बात मुंबई वासियों के लिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए ये भी रहेगी, क्योंकि इससे पहले जो मार्केट टाइमिंग जो था वो तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक था, लेकिन अभी उसमें थोड़ी रियायत दी गई है और अब 2 घंटे उसमें बढ़ोतरी कर दी है, और रात के 9 बजे तक जो है ये मार्केट खुले रहेंगे। और साथ ही साथ जो वीकली मार्केट हम कहते थे, जो गांव में लगते हैं, बिल्कुल बहुत है, आपने कहा कि अब मार्केट्स का टाइम बढ़ाया गया है। बिल्कुल मार्केट्स का टाइम तो बढ़ाया गया है, लेकिन खास तौर पर जो लाइफलाइन कही जाती है मुंबई वासियों के लिए, दिल्ली मेट्रो, उसको आज से खोला गया है। तो चुनौती दोहरी है, क्योंकि मौसम भी वहाँ पर साफ नहीं है और कोविड केसेस में हालांकि कमी आई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आम जनता पर भी दायित्व है कि वो कोरोना से लड़ने में कैसे राज्य सरकार और देश की मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए शिशिर आपका। और खबरों में हम आगे बात कर लेते हैं कि किस तरह से स्कूल्स भी अब जो है अलग अलग राज्यों में खोले जा रहे हैं, तो आगे किस तरह से स्कूल्स खोले जाएंगे और बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, उस पर देख लेते हैं हमारी अगली खबर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आज से कई राज्यों में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुल जाएंगे। मेघालय, पंजाब सहित कई राज्यों में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। स्कूल प्रशासन के राज्य सरकारों की तरफ से कोविड से संबंधित पूरे इंतजाम करने को कहा गया है। हालांकि दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने स्कूलों को अभी नहीं खोलने का निर्णय लिया है, जबकि पंजाब और मेघालय सहित कई राज्यों में स्कूल आज से खुल जाएंगे।
21 सितंबर से अनलॉक 4 के तहत स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोल दिया गया है। और वहीं केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मेघालय सरकार ने आज से स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने का फैसला किया है। स्कूल सिर्फ अपर प्राइमरी क्लास के लिए खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान छात्र स्कूल जाकर सिर्फ शिक्षकों के साथ विचार विमर्श कर सकेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर हासिल कर पाएंगे। नियमित रूप से कक्षा का संचालन फिलहाल नहीं किया जाएगा। नियमित रूप से कक्षाओं के संचालन के बारे में कोई फैसला आज लिया जाएगा। और बहुत अहम है तेजिंदर, हम जानते हैं कि लगातार अगर हम मार्च से देखें, जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई और अब हम अनलॉक 5 के चरण में हैं, तो बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन लगातार हमने देखा किस तरह से फली फूली है, उसका प्रसार बढ़ा है। लेकिन अब जिस तरह से हम चरणबद्ध तरीके से अनलॉक 5 की प्रक्रिया में हैं, तो स्कूलों का खुलना काफ़ी अहम होगा। देखने वाली बात होगी किस तरह से छात्र, क्योंकि अभी जाकर वहाँ बैठ तो नहीं पाएंगे जिस तरह से बता रहे हैं, तो अपने शिक्षकों के साथ विचार विमर्श कर पाएंगे अपनी। बिल्कुल, बेहद अहम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन तरीके में यकीनन जो उस समय की मांग थी, ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं। बहुत से सवाल कई बार कुछ छात्रों के मन में रह जाते हैं और ऐसा मौका होता है कि वो वहाँ पर नहीं समझ पाते और 1-to-1 जाकर टीचर से समझना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और धीरे धीरे हम जब अनलॉक में बढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ पर केसेस कम है वहाँ पर राज्य सरकारों की यही कोशिश है कि स्कूल खुलें और बड़ी क्लास के बच्चे जो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, ऐसे बच्चे 9वीं से 12वीं की बात कर रहे हैं, तो जाएँ और अपने टीचर्स से मिलें और अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं और धीरे धीरे हम इसी तरह से आगे बढ़ें। चलिए, बिल्कुल, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, वो 3rd-4th क्लास में, उनके लिए अभी स्कूल नहीं खुलेंगे और ऑनलाइन एजुकेशन ही अभी एकमात्र विकल्प है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोरोना से पूरा देश कैसे लड़ रहा है, क्या स्थिति है, ये उसको देख लेते हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में अब तक 63,01,927 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 87.05% हो गया। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.53% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 74,632 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। और आइए बात कर लेते हैं अब बिहार की चुनावी सरगर्मियों की। बिहार में चुनावी रण जोर पकड़ रहा है। अब तक वर्चुअल प्रचार कर रहे नेताओं ने चुनावी रैलियों के जरिए अपने अपने पार्टियों के पक्ष में माहौल बनाने की शुरुआत कर दी। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैलियां की, तो बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने लोगों के बीच पहुंचकर वोट मांगे। नीतीश ने जहां बांका की रैली में सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार की बात की, तो फडणवीस ने मधुबनी में रैली कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 35 उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी। आज के चुनाव प्रचार की बात करें तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज विक्रमगंज, गोह, औरंगाबाद और रोहतास में चुनावी सभाएं करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जमुई और लखीसराय में चुनावी रैली करेंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का भी आज जमुई में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। साथ ही दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कल राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर सबसे पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का दांव फेंका है, लेकिन बीजेपी ने उल्टे तेजस्वी पर ही हमला बोल दिया। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बेहद सहज और सरल व्यक्तित्व वाले मृदभाषी कलाम की अगुवाई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सबसे घातक और मारक हथियार प्रणालियों का देश में ही विकास किया। वो 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। वो देश के युवाओं को देश की सच्ची पूंजी मानते थे और बच्चों को हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें ट्वीट करते हुए नमन किया है। जेपी नड्डा ने कहा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर मेरा हार्दिक नमन। उन्हें एक जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता था, जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को अपने विचारों से और मानवता के लिए किए गए कार्यों के जरिए प्रेरित किया। और वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। 21वीं सदी के भारत को समर्थ, सशक्त और सक्षम बनाने में उनका योगदान अतुलनीय है। उनके आदर्श और अनमोल विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। वह युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और इसलिए कहा जाता है, उन्होंने हमेशा से कहा था कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह पहले जलना सीखिए, क्योंकि जो जलेगा तपेगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात। और आइए अब देख लेते हैं कि दुनिया भर की कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियां बना रही हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ना जारी हैं। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,87,23,000 के पार हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक मरने वालों की संख्या 10,96,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में सामने आए हैं, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 81,47,000 के पार हो गई है। अब तक अमेरिका में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,21,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं कोरोना महामारी से ब्राजील में अब तक 1,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के 51,41,000 मामलों के साथ ब्राजील तीसरे स्थान पर है। वहीं वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व के कई देशों में साल का सितंबर का महीना काफी गर्म रहा। अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया भर में साल सितंबर का महीना काफी गर्म रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार 1880 में सितंबर के महीने में इस तरह की गर्मी का रिकॉर्ड बना था। अमेरिका के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार असामान्य रूप से उच्च तापमान वृद्धि साइबेरिया, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका में भी दर्ज किया गया। पूरे सितंबर महीने में औसत तापमान से 0.97 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग और कई जगहों पर बाढ़ के कारण तापमान में असामान्य वृद्धि हो सकती है। वैश्विक तापमान में मामूली वृद्धि से मौसम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौते में कई देशों ने वैश्विक तापमान को रोकने के प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की थी। और इसी के साथ अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कानपुर देहात से जमीनी हकीकत दिखाएंगे आपको, जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने लोगों की बड़ी मदद की है। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए अब रुक करते हैं उन खबरों का जो कि वेब की दुनिया में धूम मचा रही हैं। देख लेते हैं उन सभी खबरों को हमारी सहयोगी मेघना के साथ।
जी स्वागत है मेघना आपका। आज कौन कौन सी खबरें हैं जो वेब पर सुर्खियां बन रही हैं और सोशल मीडिया में कौन सी अहम खबरें हैं आज? जी बिल्कुल सज्जन, हमारे सेगमेंट में हम बताते हैं कि किन किन खबरों ने और किस किस वेबसाइट ने किन खबरों को प्रकाशित किया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित खबर से। 90% से भी अधिक, नवभारत टाइम्स में प्रकाशित यह खबर है, 90% से भी अधिक रिकवरी रेट है उत्तर प्रदेश में। कोरोना वायरस से जिन लोगों ने जंग जीती है उन लोगों की जो संख्या है वो 90% से अधिक हो गई है। फिर भी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक हमें ढिलाई नहीं करनी है और जो रोकथाम और प्रसार पर नियंत्रण के लिए जो भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं वो लगातार उठाए जाते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, यह भी नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर है। रेलवे ने नए आदेश जारी किए हैं और कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर अब बेहद सख्ती नजर आएगी। यात्रा के दौरान अगर आप रेलवे स्टेशन पर या डिब्बे के अंदर आप अगर कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन नहीं करेंगे तो भारी जुर्माना हो सकता है और जेल तक हो सकती है। जो त्योहारों का आगामी मौसम आ रहा है उसके मद्देनजर ही कुछ एक्स्ट्रा और अतिरिक्त कुछ नियम लागू किए गए हैं और इसमें अगर आपके अगर परिणाम, जो जांच के परिणाम है वो लंबित हैं, उसके बावजूद आप यात्रा कर रहे हैं, इस पर भी आपको जुर्माना हो सकता है और संक्रमित होने के बावजूद अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो भी जुर्माना हो सकता है। और अगर वहां मौजूद रेलवे स्टेशन पर मौजूद जो स्वास्थ्य टीम है उसके अनुमति न मिलने के बावजूद अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो भी जुर्माना हो सकता है और सजा भी हो सकती है। तो बेहद अहम खबर है और जो भी लोग यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं उनको अपनी जांच करा लेनी चाहिए और उसके साथ ही जितने भी नियम हैं उसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित यात्रा रहे, स्वस्थ यात्रा रहे, इसके उद्देश्य से कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, अमर उजाला में प्रकाशित यह खबर है। जिस तरीके से हम जानते हैं 25 मई को शुरुआत हुई थी घरेलू उड़ानों की और उसमें सबसे अहम बात है कि धीरे धीरे ही सही जो लोड है एयरक्राफ्ट पे वो बढ़ा है, जो लोड फैक्टर है उसमें सुधार आया है, लेकिन फिर भी अगर पिछले साल की तुलना में आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार सितंबर में 66% कम लोगों ने हवाई यात्रा की है। जो घरेलू यात्री हैं 66% कम नजर आए, तो 39.43 लाख ही यात्री थे जिन्होंने घरेलू यात्राएं की हैं, जो कि पिछले साल इसी समय की तुलना में 66% कम है। डीजीसीए ने ये आंकड़े जारी किए हैं। अगली खबर है, जिस तरीके से हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर है, जिस तरीके से हम जानते हैं कि सिनेमा घर आज खुल रहे हैं, कई जो प्रोटोकॉल्स हैं और कई नियम हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके बीच खुल रहे हैं। तो ऐसे में नजर आ रहा है कि सिनेमा घर लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए और लुभाने के लिए कई ऑफर्स भी दे रहे हैं जिससे कि लोग सिनेमा घरों का रुख कर सकें। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि केवल 50% की सीटिंग होगी, उसके साथ ही सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाएगा, केवल पैक्ड फूड ही मिल सकेगा लोगों को। तो कई गाइडलाइंस के बीच और खासकर जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग है उसको बढ़ावा दिया गया है। ऑनलाइन ही टिकट बुक हो सकेंगे, क्यूआर कोड से लेके वेबसाइट पर लोग बुक कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेघना, बिल्कुल जो आप बात बता रही हैं, सभी की नज़र बिल्कुल आज सभी की नज़र रहेगी किस तरह से सिनेमा हॉल खुलते हैं और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने के लिए लोगों के पर भी दायित्व बहुत बड़ा है कि किस तरह से वो आज फिल्म अगर देखने जाते हैं तो इन सभी नियमों का पालन करेंगे। और आरोग्य सेतु ऐप आपके पास होना चाहिए अगर आप फिल्म हॉल में एंट्री करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, इन तमाम सोशल मीडिया की खबरों से हमको रूबरू करवाने के लिए, अवगत कराने के लिए। और ये तमाम खबरें जो हैं ये ट्रेंड करेंगी आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। और आइए अब रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संजीवनी बनकर लोगों के सामने आई है, जिससे देश के लाखों गरीब लोगों को फायदा हो रहा है। पेश है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के मेथा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मजदूर महिलाएं नंदना समूह के माध्यम से सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। मदारपुर की महिलाएं अपने समूह में सूचना बोर्ड बना रही हैं। इससे होने वाली आय को खेती और पशुपालन में लगाकर अपने परिवार की आय बढ़ाने में लगी हैं।
बीते सितंबर 2019 में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 55 ग्राम पंचायतों में 105 सूचना बोर्ड बनाने का वर्क ऑर्डर दिया था। ये पहला वर्क ऑर्डर था और इसके चलते महिलाओं की काफी आय हुई थी। साइन बोर्ड बना ओके फायदा मिली हम लोगन का दर्जनी है ने और फायदा मिली। पहले चूल चौका घर करती रहन तो कोई खेती किस नहीं करते थे आदमी। अब भाई लॉकडाउन लग गया, कोई पैसा घर रहे आने नहीं लगा। 1000 खान रुपया कमा लेती सब जनी मिल के ना 10 जनी। जब से मैं समूह में जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला है। तो हमने समूह में ये बोर्ड बनाना शुरू किया तो 1000 रुपये से 500 से 1000 रुपये मैं कमाने लगी। हम ये कारखाना ये जो है तो हम ये करती हैं तो इसमें हम पैदा करती हैं, इसीलिए हम सब जन मिल के ने अपना काम करते हैं। सरकार की तो बहुत अच्छी है योजना जो हम लोग घर बैठे अपना कमा रहे हैं, इसका हम बहुत वो कर रहे हैं, आभारी हैं। इसको देखते हुए सीडीओ ने महिलाओं को 1000 और सूचना बोर्ड बनाने के ऑर्डर देने के निर्देश दिए थे। प्रत्येक सदस्य 100 रुपए बचत करके समूह में जमा करती हैं। पिछले वर्ष नागरिक सूचना बोर्ड बनाकर नंदना समूह की महिलाओं ने 37,500 रुपए की बचत की। एक बोर्ड पे लगभग 1000 रुपए बचता है। वो समूह की महिलाएं उससे अपने व्यवसाय में अन्य कुछ छोटे छोटे ऋणों के रूप में लोगों को दे करके उससे जो अर्जित हो रहा है तो बड़े लोन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ महिलाओं को उनके परिवार वालों को स्वतः रोजगार खोलने के लिए 50,000 तक की भी योजना है कि उनको ऋण दिया जा सके। बेहतर कामकाज पर 15,000 सरकारी अनुदान दिया गया। महिलाओं ने आपसी बचत से 21,000 भी बचाए हैं। एक वर्ष में नंदना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने करीब 78,000 रुपए की बचत की है, जिससे महिलाएं उत्साहित हैं। और जमीनी हकीकत के बाद आइए देख लेते हैं खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से। और खेल में खबर है बैडमिंटन से। डेनमार्क ओपन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। पहले दौर के मैच में श्रीकांत ने इंग्लैंड के टोबी पेंटी को मात दी। वहीं भारत के अजय जयराम को निराशा का सामना करना पड़ा। अजय जयराम को पहले ही दौर में हारकर बाहर होना पड़ा। उन्हें डेनमार्क के एंडर्स एंडरसन ने हराया। और खेल की खबरों के बाद अब बात खूबसूरत पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है ताकि सभी का विकास हो और सभी को रोजगार मिल सके। इसी से प्रेरित होकर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला प्रशासन ने पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक अनूठी पहल शुरू की है। क्या है ये पहल, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में गाय और इसके गोबर को सबसे पवित्र माना गया है। सिरमौर जिला में उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता बालासुंदरी मंदिर में स्थित गौसदन में पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर गाय के गोबर से दिए बनाने की अनूठी पहल शुरू की है। उपायुक्त सिरमौर आर.के. परूथी के मुताबिक ये दीपक डिब्बा बंद कर इन्हें मेड इन सिरमौर के नाम से दीपावली के मौके पर बाजार में उतारा जाएगा। इससे जहां आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, वहीं पशुओं को बेसहारा छोड़ने की समस्या भी हल होगी। पशुपालन विभाग में उपनिदेशक डॉक्टर नीरू शबनम के अनुसार ये दीपक इको फ्रेंडली हैं। जो गोबर है उसका उपयोग के साथ साथ इकोनॉमी या महिलाओं के लिए विशेष तौर पे एक आमदनी का साधन भी ये बनेंगे। इसमें जो पहल हमने की है, एक तो सूखा गोबर यूज़ कर रहे हैं, कुछ अंश मिट्टी का और बाइंडिंग एजेंट डाल के इसको हम बना रहे हैं। और आम देखा जाता है कि जो मिट्टी के दिए हैं वो एक बार दिवाली निकल जाती है तो वो एक वेस्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन जो काउडंग के हैं, एक तो अपने आप में ही गाय के अंश से बने हुए हैं तो बहुत शुद्ध हैं। जैसे प्राचीन काल में भी गाय के गोबर के लीपन से ही शुद्धिकरण किया जाता था। तो फेस्टिवल में अगर गोबर के दिए जलाए जाते हैं तो
इससे बढ़िया तो कार्य एक शुद्ध और रिलीजियस हो ही नहीं सकता। जिला प्रशासन ने इस कार्य में ग्रामीण महिलाओं के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा है। इस कार्य में लगी महिलाओं को उम्मीद है कि उनका ये उत्पाद दीपावली पर लोगों को खूब पसंद आएगा। हमारा औरतों का आपसी एक स्वयं सहायता समूह है, उससे हम यहाँ पे हम गोबर से दिए बनाने आए हैं। तो उससे हम हमारे गांव में भी बहुत सारा गोबर होता है, गाय सबकी घर में होती है। इससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और हम गोबर के दिए बनाना सीख रहे हैं। मैं सहायता समूह की सदस्य हूँ। यहाँ पर गौशाला में हमें गोबर से दिए बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और जिससे कि हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिससे कि महिलाएं ग्रुप में बैठकर या कहीं भी घर में बैठकर दिए बना सकती है। इस कार्य के लिए महिलाओं को माता बालासुंदरी गौसदन में बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये दिए मिट्टी और गोबर से बनाए जा रहे हैं और इन्हें आकर्षक रूप भी दिया गया है। डीडी न्यूज के लिए सिरमौर से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। तो कैसे आत्मनिर्भर बना जाता है उसके लगातार हम देख सकते हैं हर राज्य से, हर प्रांत से कोशिशें की जा रही हैं। तो पहल के बाद आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। और आज विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस है, यानी हैंड वॉश डे है। आइए समझते हैं कि सही तरीके से हाथ धोना क्यों आवश्यक है। हाथ धोने के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हाथ धोने के विषय में जानकारी देना और लोगों में हाथ धोने की आदतों को बेहतर करना। यदि हाथों को ठीक से न धोया जाए तो कई तरह की बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। हाथ धोना एक असरदार तरीका है जो बीमारियों से बचाव करता है। हाथों को धोना जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है कि इन्हें ठीक तरह से धोया जाए। सबसे पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं। हाथ के ऊपर आप पाम्स के ऊपर साबुन लगाएंगे, इनको रोटेट करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे और उसके बाद आप इंटरलेस करते हुए बैक ऑफ द हैंड्स को इन उंगलियों को डाल के रगड़ेंगे। फिर पामल साइड से आप पाम को रगड़ते हुए और उंगलियों को रगड़ेंगे। उसके अलावा अंगूठे को साफ़ करेंगे, टिप ऑफ द अंगूठे को साफ़ करेंगे और उसके बाद उंगलियों के टिप्स को, नेल्स को रगड़ के साफ़ करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, आगे पीछे घुमाएंगे और पूरे हाथ को रब करते हुए आप साफ़ पानी से रिंस करेंगे और इसके बाद आप साफ़ टिश्यू पेपर या कपड़े से अपने हाथ को पोंछ के खाना खाएं। हाथों को बार बार धोना जरूरी है, खास तौर पर भोजन करने से पहले, खाना बनाने से पहले और किसी को खाना परोसने से पहले। हाथ धोने की आदत को बढ़ावा दें। अपने हाथों को बार बार धोएं, सही तरीके से धोएं। ध्यान रखें, हाथों की स्वच्छता है बेहतर सेहत का मंत्र। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल बार बार हाथों को धोना और अच्छे से धोना बेहद अहम है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। कोंकण गोवा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना की जा रही है। मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के साथ तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप और केरल में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में जाने से मना किया गया, रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए अब रुख कर लेते हैं उन राज्यों का जहां पर प्रमुख जो शहर है वहां पर तापमान किस तरह से है।
तो ये था मौसम का हाल और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दें डीडी न्यूज़ की मुहिम मास्क अप इंडिया, यानी मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन मास्क को सही तरीके से पहनना भी बेहद अहम है। इससे ना केवल हम बचेंगे बल्कि हमारे आसपास के लोग वो भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और कोरोना वैश्विक महामारी से कैसे लड़ा जाता है और इस परिस्थिति में हमारे पास इसको हराने का सबसे आसान, किफ़ायती और असरदार तरीका क्या है? मास्क। तो मास्क अप इंडिया अभियान जो डीडी न्यूज़ की ये मुहिम है, इसके साथ आप जुड़िए और सोशल मीडिया पर भी लगातार ये हमारी मुहिम जारी रहेगी। तो सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि मास्क अप इंडिया का कहना यही है कि मास्क लगाना है और इसीलिए हमें कोरोना को हराना है। तो इस तरह से आप सही तरीके से मास्क लगाइए और डीडी न्यूज़ की इस विशेष पहल का हिस्सा बनिए और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज हमेशा करते रहिए, इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे भी है, तो इसी मुहिम के साथ जुड़िए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास वालों को भी बचा कर रखिए क्योंकि 2 गज की दूरी है जरूरी। तो आप देख सकते हैं हमारी ये मुहिम, इसके साथ जुड़े रहिए। दीजिए इजाजत, कल होगी मुलाकात। नमस्कार। हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज़ के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया।